नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम के साथ खड़े होते हुए भी हमारे डिप्लोमेटिक सक्सेस को अब एनालाइज करने का वक्त आ चुका है। सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य, उसको हमेशा सलाम है और नतमस्तक है उसके सामने, उनके चरणों में नतमस्तक। लेकिन सरकार डिप्लोमेटिक लेवल कहां तक कामयाब हो रही है, क्योंकि युद्ध या युद्ध जैसे हालात, युद्ध हो या युद्ध जैसे हालात हों, इसमें सेना के पराक्रम के साथ सरकार की डिप्लोमेसी की जुगलबंदी बहुत जरूरी होती है। इस दुनिया में, ग्लोबल विलेज में आपके साथ कौन कौन है और जो आपके साथ नजर आ रहे हैं वो आपके साथ हैं या नहीं? जो आपके साथ हैं वो आपके साथ दिल से हैं या जुबान से? जो आपके साथ जुबान से हैं उनकी जुबान में कोई दोगलापन तो नहीं? इतने लेवल तक एनालिसिस करना होगा और सेना के पराक्रम के पीछे छिप करके हम बैठ नहीं सकते बिल्कुल खामोशी से। क्योंकि अगर दुनिया में गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया के पास एक ही काम, गोदी मीडिया का आर्मी से लेना देना कोई नहीं है, उनके शौर्य के आगे कोई नतमस्तक नहीं है। बिल्कुल साफ मैं कह दूं, ये अच्छा लगे, बुरा लगे, कड़वा लगे, आपत्तिजनक लगे, गुनाह लगे, कोई लेना देना नहीं। उनके लिए नेशनल फर्स्ट भी नहीं है, उनके लिए पर्सन फर्स्ट है मोदी। वो किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ करके, उल्टा करके, सीधा करके, बिंदी मात्रा घुमा करके कह देंगे मोदी जिंदाबाद। लेकिन आपको समझना होगा कि हम दुनिया में कहां खड़े। आईएमएफ लगातार 3-4 दिन से चिंता चर्चा थी, हम भी चर्चा कर रहे हैं। आईएमएफ में पाकिस्तान को फंड मिलने वाला था, कर्ज मिलने वाला। वो कर्ज क्या करेगा? हथियार खरीदेगा, हमसे लड़ेगा। भारत आपत्तियां दर्ज करवाना। आखिरकार आईएमएफ से $1 बिलियन, $1 बिलियन हो गया, स्वीकृत हो गया, डन, मिलेगा। G7, ग्रुप 7, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों का जो समूह है G7 ने कहा बैठ करके आप लोग बात करिए, बैठकर बात करिए। मैं ये नहीं जोड़ा कि पाकिस्तान आतंकी ठिकानों को खत्म करे, अपने यहां से, अपनी धरती से आतंक की गतिविधियों को संचालित करना बंद कर दे, ये नहीं कहा। ऐसी नसीहत किस काम की? दोनों को बराबर तौल दिया, आतंक के उस अड्डे को और भारत को एक साथ तौल दिया G7 ने। तो फिर यही सवाल है, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद और भारत और मोदी को सिर्फ नसीहत। G7, आईएमएफ और अमेरिका, क्या ये भारत के साथ खेल रहे हैं? और खेल रहे हैं तो कौन सा गंदा खेल खेल? भाव को चर्चा में लाइए, फटाफट कंट्रोल लाइए भाव को चर्चा। स्वागत है भाव आपका। नमस्कार। कुछ तो एक मैं सबूत के रूप में जिसको कहते हैं दस्तावेज, न्यूज के, वो आपके सामने रखता हूं। एक पन्ने पर इंडियन एक्सप्रेस के एक पन्ने पर 3 खबरें हैं। क्या इंडियन एक्सप्रेस गुनहगार है? आप ही भाव पढ़ करके सब जरा बताइए, एक पन्ने पे 3 खबरें। जी, पहली पहली खबर है कि आईएमएफ बोर्ड क्लियर्स लोन टू पाक, इंडिया अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग डिसेंट। लेकिन मेन रीड इसकी ये थी, द पाकिस्तान टर्की नेक्सस, पाकिस्तान और टर्की का नेक्सस, नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इनटू अ वॉर दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस वेंस। ये तीनों खबरें हमारे भारतीय डिप्लोमेसी का फेलियर यदि मैं कहूं तो मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा। हम्म मैं आज आशीष पुणे में हूँ। हम्म पुणे में मैं आज ब्रेकफास्ट टेबल पे कम से कम 20 लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। मेरे सैनिक स्कूल के मेरे बैचमेट्स थे। उसमें कम से कम 7-8 ऐसे थे जो ब्रिगेडियर लेवल के लोग काम कर रहे थे और लगातार फौज के, कईयों के दामाद फौज में हैं, कईयों के बेटे फौज में हैं, एक की बेटी फौज में है जो जम्मू में अभी पोस्टिंग है उसकी, हेलीकॉप्टर पायलट है। सभी की चिंता यही थी, टर्की।
टर्की को, जब टर्की में कोई संकट आता है तो भारत ने दिल खोल के मदद की है। भारत से टर्की टूरिस्ट कितना जाता है, टर्किस्ट की आर्थिक स्थिति में भारत का कितना योगदान है। इसके बाद भी टर्की अभी भारत के साथ खड़ा नहीं है। यदि वो पाकिस्तान को जहाज भर भर के आर्म्स अम्युनिशन देते हैं, जो ड्रोन हमने मार गिराए वो टर्किश ड्रोन थे, यदि ये सारी बात मिलती है तो क्या हम आंख बंद करके डिप्लोमेसी कर रहे थे? क्या हमारा सूचना तंत्र हमको ये नहीं बता रहा था कि हम एक सांप पाल रहे हैं? और टर्की को जितनी मदद की तो ये तो सांप लंगोट में सांप पालने जैसी स्थिति हो गई। कहां गई हमारी डिप्लोमेसी? क्या इसके पहले वाली जो सरकारें थी, क्या रशिया के साथ हमारे संबंध नहीं थे? जब भी ऐसी स्थिति आती थी रशिया हमारे साथ हिमालय जैसा खड़ा होता था। हाँ, खुल के। आज रशिया भी हमारे साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया अमेरिका के पास। और जिस अमेरिका के पास हमने सरेंडर कर दिया है, उस अमेरिका का उपराष्ट्रपति कहता है कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों देशों को कह रहे हैं कि भैया जरा ठंड रखो, क्योंकि परमाणु, यदि हमला, दोनों देश परमाणु वाले हैं, यदि हमला करेगा तो डिजास्टर हो जाएगा। वो सिर्फ चिंता व्यक्त कर रहे हैं दोनों देशों के लिए, लेकिन वो चिंता कहां गई जब भारत पे आक्रमण होता है। और मैं उसको एक्ट ऑफ वॉर मानता हूं जब आप आतंकी भेज के यहां निहत्थे लोगों को शूट करते हैं और महिलाओं को कहते जाके बता दीजिए आपके प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को, कि हमने मारा। ये जरूरत करती है तो क्या भारत हाथ में चूड़ियां पहन के बैठा है क्या? उपमहाद्वीप है भारत, कईयों की इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। अमेरिका इस बात की इतना ही नहीं, अमेरिका के मल्टीनेशनल्स के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। आज टैक्स टेरर के चक्कर में हम भारत को, अमेरिका को सरेंडर हो गए। यदि हम अमेरिका को हर बात मान रहे हैं, अमेरिका से तेल भी खरीदेंगे, युद्ध भी खरीदेंगे, आयुध भी खरीदेंगे, सब कुछ अमेरिका को देंगे, अमेरिका का ट्रेड भी पॉजिटिव करेंगे, तो क्या हम अमेरिका से समर्थन नहीं चाहते? ये आईएमएफ में भी अमेरिका साथ था। 16, मैं एक खाली जोड़ दूं इंफॉर्मेशन, आईएमएफ में 16% स्टेक अमेरिका का, 16%। अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान का ये लोन रोक सकता था। हाँ, पिछले 4 दिन से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अभी $1 बिलियन का जो एक किस्त आनी है उसको रोकने का हम प्रयास करेंगे। हमारी डिप्लोमेसी कहां फेल हो गई? कहां फेल हो गई? क्या अमेरिका के दलाल पाले हैं हमने हमारे यहां? इस युद्ध के समय यदि पाकिस्तान को $1 बिलियन की आईएमएफ लोन देती है तो क्या आईएमएफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है भारत के खिलाफ? क्या आईएमएफ पे आरोप है कि आईएमएफ आतंकियों को पोषण कर रही है? और हमारा देश क्या कर रहा है? हम अब्सटेन रह गए वोटिंग से, क्योंकि हमको मालूम था, जब विपक्ष को मालूम होता है कि वो किसी भी हालत में ये बिल नहीं रोक सकता तो अब्सटेन होता है, विरोध करने का प्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब हम सरेंडर हो गए, हम अब्सटेन रह गए। इसका मतलब हमको पता था कि हमने कितना भी जोर लगाया तो पाकिस्तान को रोक नहीं सकते। और पाकिस्तान जो मरी हुई हालत में है वो स्कोर कर गया हमसे ज्यादा। G7 के लिए क्या नहीं किया भारत ने? G7 क्या करता है? दोनों को अपील करता है। G7 तब कहां गया था जब भारत पे हमले हुए थे? G7 कहां गया था जब भारत के सैन्य जगह पे मिसाइल दागे गए? G7 क्या कर रहा है जब भारत में सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सिविलियंस के घर पे आर्टिलरी और मोटर से फायरिंग हो रही है? कहां जा रहा है G7? या भारत की कोई जान माल की कीमत नहीं है? दोनों आप एक दूसरे को संभाल लीजिए। सबसे पहले आपने बोल देना चाहिए कि इट्स अ टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, इट हैज टू बी कॉर्नर्ड फ्रॉम ऑल द साइड। और अभी हम कह रहे हैं ना कि चाइना चुप है। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूं आशीष, ये दुर्भाग्य, डर मुझे बुरा किस बात का लगता है, ये फ्रस्ट्रेशन है मेरा। या आप कुछ भी कहिए जो मैं बोल रहा हूं,
क्योंकि मेरा देश का एक एक जवान सीना का कोट करके इस देश की रक्षा कर रहा है, रोज अपनी जान हथेली पे लेके वो लगातार लड़ रहा है। वो यदि लड़ रहा है तो मेरा मेरा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर क्या कर रहा है? इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा कि भाऊ मान लिया हमारी और आपकी समझ मान लिया कि कम है। ब्रह्मचेलानी, हालांकि ये शायद अंधभक्त नाम नहीं सुने होंगे, इस देश के सबसे ज्यादा जिनकी प्रतिष्ठा है डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में, उनमें से है ब्रह्मचेलानी। आज के दौर में कोई जानते नहीं, आज के दौर में तो सारा एक्सपर्ट एक ही आदमी बन गया है। ब्रह्मचेलानी ने क्या लिखा है जरा वो दिखा दीजिए, बता दीजिए। G7 के स्टेटमेंट पर क्या लिखा है ब्रह्मचेलानी ने भाऊ? ब्रह्मचरणी का जो एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट है, देखिए आशीष, दिस G7 स्टेटमेंट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस एंड इंडीड विल बी ट्रीटेड with contempt by India because it does not call on Pakistan to dismantle its terrorist infrastructure, something that Marco Rubio has on his own called for. These are the same countries. These are some countries that rewarded Pakistan yesterday by getting the IMF executive board to approve the fresh 2.3 billion bailout. अब नीचे हाँ, we the G7 foreign ministers of Canada, Japan, Germany, Italy, and United Kingdom and the United States of America and the High Representative of the European Union strongly condemn the egregious terrorist attack in the Pahalgam on April 22 and urge maximum restraint from both India and Pakistan. Further military escalation poses a serious threat to a region's stability. We are deeply concerned for the safety of the civilian on both the sides. We call for immediate de-escalation of encourage both the countries to engage into a direct dialogue towards the peaceful outcome. We continue to monitor events closely and express our support with swift and lasting diplomatic resolution. आशीष, मैं चेलानी जी को सेल्यूट करता हूं। ये जो G7 का स्टेटमेंट है, ये रद्दी का, इसकी औकात रद्दी के कागज से भी नहीं। आप यदि पहलगाम के लिए, यदि आप भारत के ऊपर जो पहलगाम में हुआ, यदि इसके लिए आप दुखी है, तो पहलगाम करवाने वाले के आप लोन कैसा पास करते हैं? ये दोहरा चरित्र है G7 का। एक तरफ कहे कि भारत के ऊपर हमला हुआ, हमें बड़ा दुख है, आप दोनों कंट्रीज एस्केलेट मत करिए, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। इनके एक कंट्री पे हमला होता तो क्या ये चुप रहते हैं? जब अमेरिका पे हमला हुआ तो अमेरिका ने कैसा घुस के पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा, तब अमेरिका कहा गया था। आज अमेरिका भी साइन करने वाले में था, अमेरिका ने भी ये लोन क्लियर करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में था। आज अमेरिका ये बोले तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी अस्मिता तुम्हारी अस्मिता है, तुम पे हमला होता है तो तुम पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके ओसामा बिन लादेन को मारेंगे। और यदि भारत में हमला होता है तो ये क्या भारत का अधिकार नहीं है कि हम जाकर टेररिस्ट कैंप न्यूट्रलाइज करें? हमने टेररिस्ट कैंप न्यूट्रलाइज किए, और उस टेररिस्ट कौन मरे इसका फोटोग्राफ्स का विजुअल से सब सारी दुनिया ने देखा है कि आतंकियों के मरने को कैसा इन्होंने फ्लैग में लपेट कर पूरी आर्मी उसका खंदा देके जनाजा निकल रहा है। जिस सैन्य में एक टेररिस्ट एक आउटफिट हो, जिस सैन्य के लिए टेररिस्ट एक रेजिमेंट हो टेररिज्म का, उस देश को कंडेम करने से आपको आना नहीं चाहिए सामने। भारत के हमले पे कंडेम करते हैं आप, हमला किसने किया उसको आप मदद करते हैं। इससे ज्यादा भारत के साथ मजाक क्या होता है? ना G7 और अमेरिका जैसा दोगला नहीं देखा मैंने कोई, जो कहे दोनों देश मेरे दोस्त है, 1500 साल से लड़ रहे हैं। कुपड़ कहीं का, इसको ना इतिहास मालूम है ना इसको ज्योग्राफी मालूम है, इसे सिर्फ धंधा आता है और धंधे के नाम पे भारत को रगड़ रहा है। और दुर्भाग्य है कि हम रगड़ ले रहे हैं अपने आप को। पाकिस्तान से टर्की में टूरिज्म बंद करो, अरे अमेरिकन माल खरीदना बंद करो, बैन अमेरिका।
क्योंकि अभी तो अमेरिका हमको मदद करने की बात करता है, सब कुछ हमारी के साथ लेंगे, अमेरिका प्रॉफिट में लाएंगे, हम अमेरिका ट्रेड बैलेंस जो है अमेरिका के प्रॉफिट में लाएंगे। क्यों लाएंगे भाई? अमेरिका का ठेका लेकर रखा है भारत ने, और इन रिटर्न अमेरिका क्या देगा? पाकिस्तान को मदद देगा। अरे आशीष, ये शस्त्र बेचने वाले देश है, इनको युद्ध चाहिए। ये तमाम देश जो है G7 में, ये कहीं ना कहीं आर्म्स बेचते हैं, ढूंढ लीजिए इनका, और इनको अच्छा है। उधर से F-16 गिरे तो अच्छा है, क्यों नहीं गिरे F-16? गिरे तो और ऑर्डर आ जाएगा, पाकिस्तान को और कर्जा देके F-16 देंगे, माल बेचेगा उनके। मुझे एक वरिष्ठ संपादक महाराष्ट्र का, उनका फोन आया कि अशोक, मैं चिंतित हूं, अमेरिकन अखबार लिख रहे हैं कि हमारे 3 राफेल पाड़े गिरे गए नीचे। मैंने बोला सर प्रोपेगेंडा है ये। बोले कैसा? मैंने बोला अमेरिका कतई नहीं कहेगा कि राफेल अच्छे हैं, वो बार बार कहेगा कि हमारे F-16 ने राफेल को गिराया। ये आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। राफेल मायना नहीं रखते, ना F-16 मायना रखते हैं, पायलट मायना रखते हैं। द्वितीय विश्व वर्ल्ड वॉर में देखिए क्या हुआ। जो जर्मनी के पास प्लेन थे वो लंदन के पास भी थे, लेकिन इंग्लैंड के पायलटों ने पूरे युद्ध का कोर्स बदल दिया। मुझे गर्व है मेरे देश के पायलटों पर। अरे क्या राफेल और क्या F-16 की बात कर रहे हो? मिग मशीन जब के उड़ा पीछे, रहे हैं हाँ, हमारे, मिग से ठोक रहे हैं हम। तो मैंने बोला वो तो मार्केटिंग करेंगे, वो तो बार बार राफेल को नीचे दिखाएंगे कि राफेल गिर दिए, हमारे F-16 ने मार दिया। F-16 की औकात तो हमारे अभिनंदन जी ने दिखाई थी जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तब। तो मेरे लिए जेट, सुखोई, राफेल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरे पायलट्स इंपॉर्टेंट है। और मुझे गर्व है इस देश के पायलटों पे, मुझे गर्व है मेरे सैन्य पे। और मेरा दुर्भाग्य है कि डिप्लोमेटिकली हम फेल हो रहे हैं। और ये पहली बार नहीं, पूरा विश्व आगाह कर रहा था हमको, हम बार बार आगाह कर रहे थे। हमारे देश के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, वो आगाह कर रहे थे कि अमेरिका की गोद में मत बैठो, तकलीफ हो जाएगी। रशिया हमको तेल दे रहा था ना आशीष, रशिया से तेल लेना हमने बंद कर दिया। पता है कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका ने रशिया को तेल लेने से भारत को मना नहीं किया, उन्होंने कंटेनर ही ब्लॉक कर दिए। और जब कंटेनर को ब्लैकलिस्ट करोगे, उस एजेंटों को ब्लैकलिस्ट करोगे, तो कौन अमेरिका से पंगा लेगा भाई? तो अब रशिया से तेल लाने के लिए कोई टैंकर नहीं दे रहा है, और मार्च से हम तेल नहीं ले रहे हैं। और ये बहुत पहले न्यूज लॉन्चर पे हमने कर दी थी, जब उन्होंने टैंकरों को ब्लैक लिस्ट की थी, तो हमने कहा कि मार्च के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मार्च के बाद लिटरली बंद हो जाएगा। यार हमारे जैसे छोटे पत्रकारों की बात समझ में आती है क्या? हमारे देश के ये जो नेता बैठे, इनको ये समझ में नहीं आती? हमारे देश के ब्यूरोक्रेट समझ में नहीं है, जिनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का लाखों करोड़ों अब्जों रुपए का बजट है, क्या करते हैं? कुर्सी सेक रहे हैं। लोग कहेंगे कि यार युद्ध का समय देश के खिलाफ बोलने का नहीं है, देश के खिलाफ बोलने का नहीं है, लेकिन मैं आज चिंतित हूं मेरे देश के सैनिकों के लिए। मेरा जब जाबाज सैनिक देश पे लड़ रहा है, तो पीछे उसको बैकअप चाहिए विदेश मंत्रालय का, उसको बैकअप चाहिए गृह मंत्रालय का, उसको बैकअप चाहिए कॉमर्स मिनिस्ट्री का, हर जगह का बैकअप चाहिए उसको। आप उसको भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं। अमेरिका को $1 बिलियन आ गया, उस $1 बिलियन से क्या करेगा? और शस्त्र खरीदेगा। कम से कम वॉर लाइक सिचुएशन में आप बोल देते। नहीं, इसका फर्क कितना पड़ता है इसी से समझ लीजिए कि 1971 में इंदिरा गांधी ने दुनिया के सभी बड़े मुल्कों से 1-to-1 बातचीत की, और उसका नतीजा देखिए। लोग कहेंगे कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं अमेरिका के बगैर। ये अंधभक्त जिनको कुछ नहीं करना है ना, घर में कुछ नहीं करना है। कल एक वीडियो आया, बहुत अच्छा शूट किया हुआ मीम था, चर्चा आई। एक वीडियो है, उसमें 2 आर्मी के वो बनाया हुआ, शूट किया हुआ है कि आर्मी के ड्रेस में 2 पहुंचते हैं फौजी, एक गेट खटखटाते हैं, गेट से निकलता है तो पूछते हैं तुसी फलाओ फेसबुक पे पोस्ट किए? मैनू कीते, वो मैंने ही किया। फिर तूने लिखा कि पाकिस्तान को हरा देंगे, बॉर्डर पे बढ़ो, पीछे खड़े हैं हर सवाल पे। हाँ मैं किया बहुत उत्साह से। तो उन्होंने कहा कि हमें फौज के फ्रंट पर खड़े होने के लिए चाहिए तुम्हारे जैसे योद्धा है।
उसके बाद वो लगा मम्मी मम्मी चिल्ला के भगने, टांग के मैंने फिर क्या लेके कहा गए, फिर आशीष तो टूट गया। कि जितने भी लोग हैं जो घर बैठे एयर कंडीशन कम चेंबर में लाइट बंद करके लिखते हैं क्योंकि उनको डर है कि लाइट दिख जाए तो कोई मिसाइल नहीं गिर जाए। हम्म, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे ये नहीं, मैं कभी किसी को दोष नहीं देता, मैं सरकार को भी दोष नहीं दे रहा हूं। जब स्ट्राइक शुरू हो गई तो हमने सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री को एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए सैल्यूट किया था, मोदी जी को सैल्यूट किया था। और ये छुप के नहीं किया था, डंके की चोट पे किया था, क्योंकि मोदी जी से कोई दुश्मनी है। सवाल सरकार के पूछेंगे, लेकिन आज मैं बहुत आशा थी मेरे कि जिस हिसाब से लगातार प्रयास चल रहे थे कि हम ब्लॉक कर देंगे, और जिन बोर्ड में जो लोग हैं उन्होंने, उनके लिए भारत ने क्या नहीं किया। अरे हमारे प्रधानमंत्री को दो बुला के हाईएस्ट अवार्ड दोगे हम्म, और जब जरूरत पड़ी साथ देने की तब हक दोगे। खबर दब गई इसी में, भारत पाकिस्तान के बीच में 2 दिन पहले इस तनाव के माहौल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ब्रिटेन के साथ। अब वो ब्रिटेन G7 में नसीहत दे रहा है हमें, हमारे साथ खड़ा होने के बजाय नसीहत दे रहा है ब्रिटेन। वो ब्रिटेन नसीहत दे रहा है, हमारे साथ खड़ा कौन है? सवाल एक नाम कोई बताए कि ये देश है हमारे साथ खड़ा है कि हम भारत के साथ चलेंगे। क्या है 71 आशीष, याद क्यों इसका कहा? मैं इसकी खड़ा था ना समझ हो जानी पाकिस्तान। चाहिए, समझ हो हाँ, जानी चाहिए। पाकिस्तान और भारत दोनों संयम रखो। ये यदि अमेरिका कहते हैं तो हमारे गोदी चैनल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ अमेरिका खड़ा हो गया। हम्म, दोनों संयम रखो, इसके मायने क्या है? जिस देश का राष्ट्रपति ये कहे कि 1500 साल से ये लड़ रहे हैं, ये लड़ते रहते हैं कि हम क्या करें इसमें, जिनका उपराष्ट्रपति कहे कि नन ऑफ आवर बिजनेस, भाई हमारा थोड़ी बिजनेस है, आपस में निपट लेंगे। कौन खड़ा है हमारे साथ? क्यों नहीं कहता कोई कि भाई आ जाओ हम बैठे हैं साथ में, पाकिस्तान ने गलत किया। इतना भी कोई कहते कि पाकिस्तान को जो $1 बिलियन अभी दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान हमको बताएगा इसका टेररिस्ट के लिए यूज नहीं होगा? यू आर फंडिंग द टेररिस्ट। हाँ, ये सवाल तक किसी ने नहीं पूछा। उलट कहा कि नहीं नहीं पाकिस्तान को देना अनिवार्य है। क्या विश्व सो रहा है? उनको पता नहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव है। जब अमेरिका के अखबार लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ झूठी खबरें दे रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 राइफल गिराए हैं, तो भाई जब आपको मालूम है राइफल गिराए पाकिस्तान ने, उसके बाद भी आप फंड दे रहे हो पाकिस्तान, युद्ध जैसी स्थिति है फिर भी दे रहे हो। दुर्भाग्य आशीष, मैं बार बार कहता हूं, ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट होता है, इतना हमेशा याद रखना। नौकरशाह होता है और डिसीजन लेने का काम राजनीतिज्ञों का होता है। नौकरशाह को जिस दिन राजनीतिज्ञ बनाओगे वो डिजास्टर हो जाएगा। और यही एस जयशंकर को विदेश मंत्री बना के सबसे बड़ा, हमारे यहाँ हेडलाइन छपती है ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की। क्या बात की? ठंड रखो। और हम सुन के आ रहे हैं, हमने कहने चाहिए तो ठंड आप रखो ना भाई। IMF में इतना उबल उबल के क्या पाकिस्तान को साथ देने की जरूरत थी? क्योंकि ये G7 वाले जो है इसमें धंधा ढूंढ रहे हैं। इस युद्ध में हमारा माल कहां बेचेंगे हम? बिचौलियों की दुनिया है साली। मतलब आज मैं सॉरी पर मेरे कुछ शब्द मेरे मुंह से निकल गए होंगे, ये मेरी नेचर नहीं है, लेकिन आज बुरा लगा। ये तथाकथित जिनके साथ हम अपना दोस्त कहते थे, कंधे पे हाथ रखते थे, उन्होंने आज हमारे गर्दन पे छुरी घुमा दी। पाकिस्तान को IMF का पैसा देना, इसका मतलब IMF का पूरा बोर्ड भारत के खिलाफ खुल के खड़ा है, ये मैं मानता हूं। एक और भी बात है जिसपे आखिर में मेरे आखिरी यही सवाल है। बात होगी, बहुत सारे लोग कहेंगे दोनों लोग शांत रखें, दोनों रिस्ट्रेन करें, यही कर रहे हैं ना सारे के सारे। भारत ने अब तक जो भी युद्ध के जो है एक एथिकल बने हैं, कानून बने हैं दुनिया में कि आप सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, आप अगर युद्ध भी होता है तो सिविलियंस को नहीं टारगेट करेंगे। इजराइल और गाजा में जो चल रहा है, कितने पूरी दुनिया में खबरें, ये कोई नहीं कि एक हिस्सा, पूरी दुनिया में खबरें आई कि सिविलियंस को इजराइल टारगेट करता रहा। इजराइल के नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ गाजा, ने- हमास
हमास हाँ। यदि इजराइल के सिविलियन को टारगेट करता है तो इजराइल सिविलियन को टारगेट कर सकता है, ये नहीं, जस्टिफाई है। अमेरिका मैं अमेरिका धमकी देता है हमास को, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है। आज मेरे यही देश बात। के सिविलियन पे हमला होता है, अमेरिका क्या भांग खा के बैठा है? हाँ, यही बात, यही तो यही मैं अमेरिका दोस्त कहाँ है? ये तो दुश्मन हो गया मेरा। हम्म, तो फिर उस अमेरिका के चरणों में मैं क्यों झुकूं? हम्म, क्या गरज है झुकने की? हम्म। नहीं, और नहीं उसमें चाहिए भी अमेरिका से तेल, नहीं चाहिए अमेरिका से हथियार। इजराइल के आज एक्शन के भी खिलाफ। आज भी हमारा जो एयर डिफेंस है, जो पाकिस्तानी मिसाइलों को ऊपर शूट कर रहा है, जो ड्रोन को पहले ही घेर के भूमि पे भारत में घुसने के पहले तोड़ रहा है, वो S-400 है, रशिया ने दिया हुआ। रूस का, हाँ। अच्छा हुआ पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ जो हमारे प्लेन का सौदा हुआ, वो प्लेन अभी आए नहीं है, हम्म, वो तो क्रैश होने वाले प्लेन है, वैसा एलन मस्क नहीं कहा। हम्म। ये तो पायलटों को मरवाने का प्लेन है। उसका भी हमने कहा कि हम उसका भी सौदा करेंगे, क्योंकि अमेरिका को हमको प्रॉफिट मिलाना है। आज भी हमारे लिए रशिया एक अच्छा दोस्त बन के खड़ा हो सकता है। आज भी रशिया के इक्विपमेंट हमें काम कर रहे हैं। फ्रांस ने हमको राफेल दिया, राफेल कंपनी डूब रही थी आशीष। डेसडॉल्फ जो कंपनी है वो डूब रही थी, दिवालिया हो रही थी। भारत के एक ऑर्डर ने उसको जीवन दिया। वो फ्रांस भी हमारे साथ नहीं है, वो फ्रांस भी IMF में लोन देने की बात करता है पाकिस्तान को। G7 कहां में चुप स्टेटमेंट साइन है उसके भी। हाँ, G7 में वो भी है। कहां चुक हो रही है हमारी? G20 पे नहीं। इतना हमने खर्चा किया, पूरे G20 हो गया पूरे देश में, और G20 भारत में बस पूरा विश्व गुरु बन गए हम। G20 में से एक कंट्री हमारे साथ नहीं, एक खुल के नहीं आई कि हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं। आतंक का सब विरोध करते हैं, पाकिस्तान का कोई विरोध नहीं कर रहा है। हाँ। हम कंस्ट्रेन कैसे करें, ये विदेश, ये सारे देश तमाम जानना चाहते हैं, हमारा देश जानना चाहता है। आपने पुलवामा में, आपने सॉरी पहलगाम में आपने निहत्थे लोगों को मारा, जिन आतंकियों ने मारा, जिस आतंकी गुट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मारने की, उसका हेडक्वार्टर हमने नष्ट किया। कब मामला खत्म? उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए, हमने उसके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए। हम तो सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं, एक्शन तो उनके वहां से हो रही है। इसके बाद हमको क्यों समझाइश दी जा रही है कि आप ठंड रखो? क्या ठंड रखें? आप हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट में हमले करो, हम ठंड रखें? भैया आप कह रहे हैं वो हमारे यहाँ घुस के लोगों को मारेंगे? नहीं, आतंकवादियों को उस ठिकाने को ध्वस्त मत करो, पनपने दो उनको, आप चुप रहो। तो विश्व चाहता क्या है? अच्छा, जब अमेरिका पे आती है तो अमेरिका के लिए अलग कानून है, वो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमास जब इजराइल के साथ लड़ता है तो खुल के इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है। और आज वही हमास और पाकिस्तान में फर्क क्या है? हमास तो कम से कम अपनी धरती के लिए लड़ रहा था, पाकिस्तान कौन सी धरती के लिए लड़ रहा है? जिसको जो पाकिस्तान चाहिए था वो तो दे दिया उनको, खुश रहे वहां पे। तुमको पानी चाहिए था, पानी मिल रहा है, पानी के लिए कैनाल चाहिए, कैनाल के लिए पैसा चाहिए, वो भी दिया था जब सिंधु ट्रीटी हुई थी तब। और क्या चाहिए आपको? हमको जीने दो, आप जियो। आप हमारी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं और हम इसका जवाब देंगे तो विश्व कहेगा हमको कि नहीं, तू ना जरा रिस्ट्रेन करो, दोनों रिस्ट्रेन करो। नहीं, ये निंदा में ये बड़ा गजब है। पहलगाम का निंदा करते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। तो पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा करके वो आतंकी मंगल से आए थे, शुक्र से आए थे, चांद चंद्रमा से आए थे, चांद से आए थे, कहां से अच्छा, आए थे? पाक आतंक। आतंकियों का पाक आतंकियों का गढ़ है, ये छुपी चीज नहीं है। हाँ। सैटेलाइट पिक्चर्स है, हमने भी सैटेलाइट पिक्चर दिखाए।
हमने भी दिखाया, जो जनाजे निकले उसमें कैसे आतंकी फूट फूट के रो रहे थे, ये भी हमने दिखाया। ये हमें सारा दिखा। मैं एक लाइन कहूंगा, हमें तो कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है, और खासकर इस अमेरिका को तो कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है। इसने एबटाबाद में मारा था ना उसामा बिन मैंने वही लादेन तो को। कहा। एबटाबाद कहाँ है? शुक्र पे है, उसी पाकिस्तान में है ना। तो ये तो इस्टेब्लिश है दुनिया में। पाकिस्तान ने अमेरिका ने इस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान में आतंकियों को की पनाहगाह है। इसको अमेरिका ने इस्टेब्लिश किया है। तब तो भारत ने नहीं कहा था अमेरिका को ठंड रखो, हाँ, तब तो भारत ने साथ दिया था अमेरिका का। नहीं, ये हमको मानना होगा, ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है। ये कोई सरकार के खिलाफ हम कोई कोई विद्रोह नहीं करवा रहे हैं, हम सरकार को कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी सरकार के हाथ से कुछ गलत हो रही है तो उसको हमको तो बताना होगा, किसी ना किसी को तो बताना होगा कि ये गड़बड़ हो रही है, माए बाप ठीक करो इसको। हम युद्ध के काल में हम ये तो थोड़ी कह रहे कि सरकार बदल दो। हमने कहा कि भाई ये विदेश मंत्री फेल्योर हो रहा है, कोई अच्छा विदेश मंत्री बनाओ। बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं आशीष, बहुत वरिष्ठ नेता, पढ़े लिखे समझदार नेता है, 10 मिल जाएंगे तुम्हें विदेश मंत्री बनने लायक। अटल जी की पार्टी है, अटल जी से बेहतरीन विदेश मंत्री कोई नहीं हुए। क्या अटल जी जाने के बाद बीजेपी बर्बाद हो गई क्या? सवाल ये है। नहीं, मैं सवाल चाहता तो हूं कि बहुत सारे सरकार मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी डिप्लोमेसी पे रीवर्क करे, क्योंकि रिवर्क करे। पाकिस्तान और को एक बूस्टर डोज मिला है, वो अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आएंगे। इतना टेररिस्ट कैंप पे हमला करने के बाद भी फिर उन्होंने 7 आतंकियों को घुसाने का प्रयास किया, जो बीएसएफ ने मार गिराए। हाँ, तो इसका मतलब ये हमने तो नापाक हरकत तो सांप का गुणधर्म काटना है, हाँ, ये काटेगा। जब तक इसका फन नहीं कुचलोगे ये काटेगा। फन नहीं कुचल सकते तो कम से कम इससे सावध रहना होगा, इसके दांत तोड़ने होंगे जहरीले, मुंह पे टेप लगाना होगा ताकि ये काटे नहीं। कुछ तो करेंगे, ऐसा थोड़ी है इसको डसने देंगे। और हमारी जवाबदेही नहीं, अमेरिका के प्रति नहीं है, हमारी जवाबदेही G7 के प्रति नहीं है, G20 के प्रति नहीं है, चाइना के प्रति नहीं है, टर्की के प्रति नहीं है। हमारी जवाबदेही अपने प्रति है। भारतीय सार्वभौमता पे यदि कोई उंगली भी उठाता है तो मेरे देश की फौजें उस आग को निकालने की औकात रखते हैं। बस पीछे एक अच्छी इच्छा शक्ति चाहिए, और एक जो पूरा टोटल पैकेज होता है वो साथ में चाहिए। देखिए क्या होता है। नहीं, यहाँ साथ में तो चाहिए। भारतीय सैन्य की जो काबिलियत है पिछले 4-5-6 दिनों से दिख रही है, उससे विश्व डरा हुआ है। एक बड़ी ताकत भारत उभर रहा है, लेकिन मुर्गे को ढकने से सुबह नहीं होती है, कोई मूर्ख सोच सकता है। सुबह तो होके रहेगी, भारत का तो उदय होके रहेगा। लेकिन ये हमको मानना होगा कि आईएमएफ ने यदि लोन दिया है पाकिस्तान को तो हम कहीं कमजोर पड़ गए, और अभी और समय लोन नहीं नहीं। गया है। ये रेक्टिफाई करना होगा। जिन जिन लोगों ने गद्दारी की भारत को, उनको जवाब देना होगा। सीधा सा है आखिर में, तुर्की को आप कैसे रोकोगे? तुर्की के साथ भारत के डिप्लोमेटिक संबंध है, तुर्की खुल करके पाकिस्तान के साथ, परसों के उसके स्टेटमेंट में था भारत एक ने एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए कि टूरिस्ट विल नॉट गो टू इंडियन टूरिस्ट विल नॉट ट्रेवल टू टर्की। औकात आ जाएगी, औकात में नहीं, आ जाएंगे। आतंकी ठिकानों को भारत ने तहस नहस किया तो उसने वहां पर शहीद बताया। उसके ड्रोन मिल रहे हैं, खुल करके वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अरे बड़े इतना बड़े काम तो मालवाहक जहाज उतरे एस्केलेशन के पहले, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के पहले, तैयारी के लिए। अब एक शिप आया बड़ा, हम्म जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, हम्म पाकिस्तान के पास। उसके बाद हम हमने डरने तो वाले एक नहीं है। देखिए टर्की हो या अमेरिका हो, अमेरिका के F-16 जब वहां राम नाम सत्य हो गए, बड़े बड़े ड्रोन सत्य हो गए, चाइनीज मिसाइल सत्य हो गए, और राम नाम सत्य हो गए, डर किसी का नहीं। दुख है कि हम पहचान नहीं पाए अस्तीन के सांप को, हम पालते रहे, ये दुख है। टर्की को हम नहीं पहचान पाए, ये दुख है।
G7 को उससे हम ठीक से ज्यादा पहचान नहीं पाए, ये दुख है। और अमेरिका अमेरिका को हम पहचान नहीं पाए, यह सबसे बड़ा दुख है। हमने तो $1 बिलियन ऊपर लिखा है। ये कुल अप्रूवल $2.3 बिलियन की 2.3 है। बिलियन डॉलर का है, उसकी एक पहली एक खेप है ये। हाँ, $1 बिलियन तत्काल जो रिलीज होने वाला पहला खेप है, पहली किस्त है तात्काल वो मांगा है। था उसने, और आज अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि हम बड़ी खुशी है कि आज इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो गई। हाँ, वहां पे चर्चाएं हैं। वहां पे चर्चाएं क्या है, वहां पे इसी को हाइप किया जा रहा है। इसको पाकिस्तान की जीत के रूप में वहां पर दिखाया जा रहा है। इस कर्ज को, भीख को अपनी जीत बता रहे हैं भारत के ऊपर, भारत के अरे डिप्लोमेटिक तुमको के भीख दी, जरिए। ये देने वाले मूर्ख, तुम तो भीख ही मांग रहे हो। हम्म, लेकिन तुमको लगता होगा कि आईएमएफ के भीख से तुम यदि भारत से लड़ोगे तो फिर तुमसे बड़ा और महामूर्ख कोई नहीं होगा। डॉलर और तुम्हारी उतना F-16 भारत की सीमाएं क्रॉस नहीं कर सकती। भारत में जाबाज पायलट है, वो जाबाज कहां से लाओगे? मैंने कहा ना, जाबाजी कहां से लाओगे? वो देश के लिए लड़ने की। मैं अभी एक क्लिप देख रहा था आशीष, थोड़ा हम्म, ऑफ द वे जाके बोल रहा हूँ। जनरल मानेक शाह का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसकी एक क्लिप देखी मैंने। हम्म, फील्ड मार्शल मानेक शाह ने बोला कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो सरेंडर हुए पाकिस्तानी आर्मी के लोग, वो कैंप लगा था, उनका कैंप में रखे गए थे। तो मैं वहां गया, इंडियन फील्ड मार्शल प्रिजनर ऑफ वॉर के कैंप में गया। हम्म, तो भाई फील्ड मार्शल है, उनका एक ओहदा है, तो सब अटेंशन में हो गए। इन्होंने कहा वहां कि मैं बैरक में सैनिकों को मिलना चाहता हूँ। तुरंत सैनिकों को प्रोटोकॉल के साथ मिलने के लिए ले गए। तो उन्हें कहा कि कहीं कोर्ट में खटमल मच्छरों की तो तकलीफ नहीं है तुम्हें? बोले नहीं है जनाब। और खाना ठीक मिल रहा है? कहीं कम तो नहीं पड़ रहा है? कोई तुम्हारे टेस्ट के साथ कम नहीं? बोले साहब जनाब बिल्कुल जो चाहिए वो मिल रहा है। फिर वो बाथरूम टॉयलेट देखने गए। वहां एक सफाई कर्मचारी, वही पाकिस्तानी आर्मी का ही बेचारा, साफ कर रहा था। तो उसने देखते से वो अटेंशन में खड़ा हो गया, तो उन्हें हाथ आगे किया, तो शर्मा गया। तो बोले अरे मैं हाथ आगे कर रहा हूँ, मुझे हाथ मिलिए, इतने नाराज हो मुझसे? तो उसने एकदम हाथ मिलाया, बोला जनाब मैं तो यहाँ साफ सफाई कर्मचारी हूँ जनाब, आप फील्ड मार्शल है जनाब। हमने कभी सोचा भी नहीं कि आप फील्ड मार्शल हमारे सामने खड़े होंगे, इसलिए जनाब थोड़ी सी हिचक थी। बोले नहीं, तुम मेरे अपने हो, मेरे साथ, मेरे मेरे सुरक्षा में हो, यहाँ की चीज की कमी तो नहीं। जब वापस जाने गए तो वो एक ऑफिसर उनको बोला सर आप गलत न माने तो एक बात कहूं? तो बोले बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। बोले आज समझ में आ गया कि भारत की फौज जीतती थी क्योंकि आपके जैसे अधिकारी है। हमारे अधिकारी तो अपने आप को नवाब समझते साहब, ठीक मुंह से बात भी नहीं करते। सफाई कर्मचारी के कंधे पे हाथ रख के हाथ में हाथ लिया। आज समझ में आ गया कि भारत के फौज के मायने क्या है। ये भारत के फौज का इतिहास है, और वो इतिहास वर्तमान में बरकरार है, उससे ज्यादा उज्जवलता के साथ है। ये भारत की फौज है भाई, कोई अरे गहरे नत्थु खैरे देश की फौज नहीं है जो पैसे के लिए लड़ती हो। ये वतन के लिए लड़ने वाले लोग। इसलिए पाकिस्तान कितनी भी भीख मांगे, मेरे जवान तो लड़ेंगे। लेकिन बुरा लगता है कि जब मेरा जवान दिल खोल के लड़ रहा है तो ये पाकिस्तान को मिल कैसा रहा है, ये कहां हमारी चूक हो रही है। इसलिए ये आज जो विस्फोट हुआ, जो आज मैं बोला, हो सकता है लोगों को लगा होगा कि इस युद्ध के समय सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस युद्ध के समय मेरा सैनिक खड़ा है तो मेरी वेदनाएं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ खड़ी है। एक पत्रकार हूं, मैं बोल सकता हूं, सवाल उठा सकता हूं आशीष, चाहे उसके लिए नहीं नहीं, मुझे कोई भी बिल्कुल कुछ कहे, बिल्कुल। क्योंकि हम तो मेरी मेरी पीड़ा मेरे सैनिकों को देखते हुए हो रही। नहीं नहीं, ये सवाल मैं तो आज आज मैं उठाएंगे। देख रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, हाँ, उसकी बेटी अपने 3-4 महीने के नवाजे के साथ अपने पिता के साथ है। हाँ, उसकी बेटी डेंटिस्ट है और हस्बैंड नेवी में है, हाँ, फ्रंट पे है। फोन बंद है, कम्युनिकेशन नहीं है।
उन्होंने कहा कि अशोक, मैंने टेलीविजन बंद कर दिया घर के, नो, डोंट वॉच टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन जो खबरें परोसती है उसमें तो समझ में नहीं आता कि मेरी बेटी डिप्रेशन में, मतलब मेरी बेटी सोच रही है कि बात ही नहीं हो पा रही, कहाँ होंगे मेरे पति, जो भयावह दृश्य बताते हैं। तो आज उस बेटी के साथ मैं हूं। ऐसे असंख्य परिवार है जो घर में भगवान को रोज पूज रहे हैं कि हमारा सुहाग ठीक रहे। ये पीड़ा मेरी नहीं है, ये सबकी। जब मैं सुनता हूं तो अस्वस्थ हो जाता हूं। ऐसे में मेरी सरकार कमजोर पड़ी तो नहीं बोलूंगा क्या? बोलना पड़ेगा मुझे। बोलेंगे बोलेंगे बाबू, हम ये ये मेरी पीड़ा तमाम, है। ये आपदा में अवसर में बहुत क्लियर ये ऐसा नहीं इस है कि सिर्फ फौज लड़ रही है, फौज के हाँ, पीछे फौज के परिवार लड़ रहे हैं, अनिश्चितता से लड़ रहे हैं। इस बात का देखिए, शहादत पे सब गर्व करते हैं, लेकिन शहीद न हो इसके लिए रोज प्रार्थना भी करते हैं। शहादत अंतिम सैक्रिफाइस है। तो मेरे दोस्त की ये बेटी पायलट है, ढंग से निकल के शहीद हो जाओ। चॉपर पायलट है, उसके घर में 2 साल का बच्चा है, उसको देखने के लिए कोई नहीं है, वो ड्यूटी पे चली गई है। तो मेरी दोस्त की पत्नी भागी अपनी नवासे को देखने, घर में कोई तो चाहिए छोटे को देखने के लिए, और लगातार फोन पे है कि पहुंचे नहीं पहुंचे, बेटे को देखो, ये देखो। ये मतलब संघर्ष सिर्फ सैनिकों का नहीं है बैटल पे, संघर्ष उनके परिवार का है, संघर्ष एक एक देशवासी का है। यदि मध्य प्रदेश में 7 लाख ट्रक ऑपरेटर ये बोल रहे हैं कि हमने ड्यूटी पे छुट्टी गए हुए हमारे ड्राइवर्स को वापस बुलाया है, हम माल नहीं ढोएंगे, हम 7 लाख ट्रक तैयार रखेंगे, कब चाहे आर्मी को सामान देने के लिए बताइए, हम साथ हैं। हर हर आदमी संघर्ष कर रहा है, हर आदमी संघर्ष कर रहा है। लेकिन ऐसे समय यदि कहीं चूक होती है तो दर्द होता है। वो पीड़ा थी, शायद मैं बोल गया। प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा घूमता हूं ना, बहुत ज्यादा लोगों से बात होती है। जब लोगों से बात होती है तो लोगों की पीड़ा वेदनाओं का इतना बड़ा भंडारण है, फिर वो ज्वालामुखी बन के फटता है। कई बार सोचता हूं कि यदि अपने को पता ही नहीं हो तो अपन भी चुपचाप रहें, लेकिन लोग अपनी वेदनाएं बोलते हैं कि अशोक जी ऐसा हो रहा है, देखो अशोक ऐसा हो रहा है, वानखड़ी जी ऐसा हो रहा है। सामान्य इंसान। इसीलिए आशीष ये बोलना पड़ रहा है, मैं सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं, सरकार को सवाल नहीं पूछ रहा हूं, ये बोलेंगे गलती बाबू, हो गई। इस ये एक हम कुछ गलती भी से बताएं, कई लोग आहत हैं। हम उनके कुछ भी वेदनाओं बता को दें। यदि मैं शब्द देने के लिए मैं मुजरिम हूं, तो जो चाहे सजा ये देश का कानून, ये संविधान मुझे दे, मैं सजा सर आंखों पे लेने को तैयार हूं। नहीं नहीं, वो लेकिन उस तो वेदनाओं को मैं नष्ट होने नहीं दूंगा। उन वेदनाओं को शब्द देके कहीं तो मैं हल्कापन ला सकता हूं। उन्हें ये तो लगे तो कोई तो हमारे लिए बोला है। नहीं, मैं फाइनली एक ही बात कहूंगा कि जो करना हो ये हमारे ये कहने से हमें पता है, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस सरकार से भी। हमें पता है ये आपदा मौसम उठा रहे हैं, ये तमाम चैनल बंद करवा रहे हैं। हम आप भी बात करते हैं रोज, आज मतलब ऑन एयर बोल दे रहे हैं, हम लोग भी बात करते हैं तो हमेशा ये चिंता रहती है कि ये लगातार आपदा मौसम तलाश रहे हैं, ये लगातार इसी बहाने सेना वहां लड़ रही है, ये यहाँ अपने देश के पत्रकारों से लड़ रहे हैं जो इनसे सवाल पूछते हैं, ये उनके जुबान बंद कराने लगे हैं इसी बहाने से। भाजपाई इस वक्त में भाजपाई के पोस्टर्स में आपको दिखा दूं, मैंने एक शो जो हॉट टॉपिक किया, आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस वक्त तो मनमोहन सिंह यूपीए सरकार इनको बदनाम करने में लगे, वो कीचड़ में लौट रहे हैं। वहां पे आर्मी पराक्रम दिखा रही है कीचड़ में अपने, क्योंकि ये गंद में लौटने की आदत है, गंद में लौट रहे हैं। तो हम दिखाएंगे तो क्या हम बुरे हैं? और हम बुरे हैं तो हम बुरे ही ठीक है, हम तुम्हारे गंद को तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, दिखाएंगे हम, बिल्कुल दिखाएंगे। और आईएमएफ के फंड की बात नहीं, उतना 1 घंटे में भारत के आदमी चंदा दे दें, भारतीय चंदा दे देंगे जितना वहां से सवाल ये कर्जा नहीं, मांगता है। सवाल इस देश में संसाधनों की कमी कभी नहीं रही, और संसाधनों का इस देश ने हमेशा दिल खोल के दिया है। वो छोड़ दो,
जितना आईएमएफ के पास है उतना भारत ने यदि एक दिन सब महिलाओं ने अपने कान के और हाथ की रिंग भी सोने की सरकार में जमा कर दी तो आईएमएफ को खरीद लेंगे, इतना सोना भारत में हो सकता है। उतना सवाल तो वो नहीं आशीष, सवाल हम कमजोर पड़ने का नहीं है, सवाल देश का हर नागरिक लड़ रहा है। सवाल है इस किसान हो, मजदूर हो, ड्राइवर हो, ऑटो वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, हर चीज देश के लिए समर्पित है। ऐसे में जिनके हाथ में देश की धुरा है वो यदि गलती कर गए तो फिर दुख होता है, फिर दुख होता है। और ये आईएमएफ का लोन पास होना, G7 का बोलना, G20 का चुप रहना, अमेरिका का ये कहना कि आपस में निपट लो, तो फिर हम कहां हैं? सवाल ये है। अब जो है ऐसे गंभीर विषयों पर हम चुप नहीं रह सकते। फाइनली यही बात कहना है, हम सवाल लेकर के आएंगे। अगर इनको पॉजिटिवली देखना है सरकार को तो देखे, नहीं देखना है तो बाकी हम तो अपनी जुबान नहीं बंद करेंगे, बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। जो भी हो रहा है, आईएमएफ का पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों बहुत बड़ा पैसा है। उतना तो अगर लाइटर मोड में कहें तो उतना जबलपुर में और कानपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर और यूपी कानपुर में उतने गुटखा बिक जाता होगा रोज, जितना वो भीख मांगे। तो जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हमारी डिप्लोमेटिक फेल्योर कहां पर है, हमारे साथ दुनिया में कौन कौन खुल करके खड़ा है, साथ हमारा देने के लिए खड़ा है, ये महत्वपूर्ण है। इजाजत दीजिए, अब तो फिलहाल कल का हम नहीं वादा करते, क्योंकि हम कुछ देर बाद ही आ जाते हैं अगर कोई बड़ी खबर है तो। एक अल्प विराम, फिर आएंगे हम थोड़ी देर बाद। नमस्कार। नमस्कार।